अब आपको बताते हैं एमटीपी। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है एमटीपी? कोई अगर अनवांटेड चाइल्ड है तो उसको हमें अबॉर्ट करना है, नहीं रखना है, तो वहां पर एमटीपी की जरूरत पड़ती है। तो इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। इंड्यूस्ड एबॉर्शन। पूरे वर्ल्ड में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपीज होती हैं पर ईयर। काफी बड़ा डाटा है ये। 45 से 50 मिलियन एमटीपीज पर ईयर पूरे वर्ल्ड में होती हैं, जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 होती हैं। 1/5 ऑफ टोटल कंसीव, जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है पूरे वर्ल्ड में, उसका 1/5 तो वो है जो अबॉर्ट कर दी जाती है। यानी अगर ये भी रहते तो पॉपुलेशन और ज्यादा कितनी बढ़ती। तो ये एक आंकड़ा है इसका। अब एमटीपी को एक्सेप्ट करें या ना करें, लीगलाइज करें या ना करें, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे इमोशनल या फिर रिलीजियस, एथिकल या कई सारे सोशल इश्यूज हो सकते हैं। सोशल इश्यूज, इसलिए इसको लीगलाइज करें या ना करें, एक्सेप्ट करें या ना करें, बट हमारे कंट्री में इसको 1971 में लीगलाइज कर दिया गया है। लीगलाइज इन इंडिया, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ कि उसका नो मिसयूज हो, कोई मिसयूज ना हो इन एमनियोसेंटेसिस, कोई इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। फीमेल फिटिसाइड ये नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट रूल के साथ अपनी कंट्री में 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया है। अब क्यों एमटीपी की जरूरत पड़ती है? वाई एमटीपी? तो जाहिर सी बात है, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए एमटीपी की जरूरत पड़ती है। अब ये अनवांटेड कैसे हो सकती हैं? या तो कोई फेलियर हो गई डिवाइस, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या फिर अनयूजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से, या फिर रेप केसेस वगैरह की वजह से, ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज का कारण हो सकते हैं। तो इसलिए इसको एमटीपी कराई जाती है। अब यहां पर एमटीपी कराना कब सेफ रहता है? सेफ कब है? जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर की है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर की एमटीपी सेफ मानी जाती है। यानी पहले 3 मंथ में, पहले 3 मंथ की अगर एमटीपी है, प्रेगनेंसी है, तो उसको टर्मिनेट करा सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड वाली जो है, सेकेंड ट्रिमेस्टर की, वो थोड़ा रिस्कियर रहती है, रिस्कियर रहती है, इसलिए इसका ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ एमटीपी से जुड़े हुए डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स भी हैं। क्या है डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स? डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स का मतलब कि क्या क्या इसमें दिक्कत हो सकती है अगर इसको अनक्वालिफाइड क्वेक्स से करा रहे हैं। तो अनक्वालिफाइड क्वेक्स से कराने की वजह से इसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर इसका मिसयूज कर रहे हैं,
मिसयूज मतलब बार बार एमटीपी करा रहे हैं और उसमें हेल्थ पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, इसलिए यहां पर दिक्कत वाली बात हो जाती है। और तीसरा है फ्रीक्वेंसी भी बहुत देखनी है कि अगर मान लीजिए इसका एक तो मिसयूज हो ही रहा है एमनियोसेंटेसिस की वजह से, ये मिसयूज है ड्यू टू एमनियोसेंटेसिस। और फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंटली एमटीपी कराना प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से मदर की हेल्थ में एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये इससे रिलेटेड कुछ डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स होते हैं। तो ये कुछ इससे क्वेश्चंस आते हैं, एमटीपी से सारे क्वेश्चंस लगभग आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है और हमने अपने असाइनमेंट में भी इसको जरूर दिया है, आप उसको सॉल्व करते जाओगे तो साथ में इसके क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो आप यहाँ ध्यान रखोगे सारी चीजें, क्यों एमटीपी कराने की जरूरत है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को हटाने के लिए, फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और ये यूजुअल या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से या रेप केसेस की वजह से जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं उसको हटाने के लिए एमटीपी की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट सेमेस्टर में सेफ है, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा रिस्कियर होता है, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर की तो बात ही नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसटीआईज, जिनको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इनको वेनरल डिजीजेस भी कहते हैं, वेनरल डिजीजेस, वीडी, और इनको आरटीआई यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। इन्फेक्शंस, आरटीआई, ये कैसे होती हैं? ये वो डिसऑर्डर्स डिजीजेस होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, इसलिए इनको एसटीडीज कहते हैं। अब इनमें जो बेसिकली है वो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल एसटीडीज होती हैं, वायरल होती हैं और प्रोटोजोल भी होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ, इनकी वजह से एसटीडीज होती हैं। बैक्टीरियल में है गोनोरिया और सिफिलिस, ये बहुत ही कॉमन है। जबकि वायरल डिजीजेस में एचआईवी एड्स का नाम सभी को पता है, एचआईवी एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, बी, जेनाइटल हर्पिस है और वार्ड्स, ये वायरल इन्फेक्शंस है। और प्रोटोजोल में क्लेमाइडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस, ये प्रोटोजोल है। अब इनमें से ज्यादातर तो क्यूरेबल होती है, केवल एचआईवी एड्स को छोड़कर, हेपेटाइटिस बी को छोड़कर और जेनाइटल हर्पिस, इनको छोड़कर बाकी के सभी क्यूरेबल हैं। लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देंगे तो ये है, अदरवाइज बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अब इनके साथ दिक्कत क्या होती है कि एक तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, लोगों को जानकारी नहीं है, और फिर इसके साथ जुड़े हुए कुछ सोशल स्टिग्मास होते हैं, सामाजिक धब्बे के रूप में देखते हैं, इसको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, इसलिए डॉक्टर्स के पास तक केसेस भी बहुत कम आ पाते हैं, लोग बता नहीं पाते हैं। और फिर इसमें सिम्टम्स भी बहुत कम आते हैं, कई मामले में तो ये एसिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है, और कुछ मामलों में सिम्टम्स आते भी हैं तो सिम्टम
सिम्टम्स इसके जनरली होते हैं स्लाइट ईचिंग, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज, इस तरह की कुछ, और स्वेलिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स आते हैं। कई बार इतने कम होते हैं सिम्टम्स कि उनको इग्नोर करते हैं, और अगर ज्यादा लंबे समय तक इग्नोर करें या अनडिटेक्टेड रह जाते हैं तो बाद में इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब इनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, ध्यान देने वाली बात है इनके कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में है पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, इसको कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इसके अलावा स्टिल बर्थ, मरे हुए बच्चे पैदा होने को स्टिल बर्थ कहते हैं। एबॉर्शंस भी हो जाते हैं, एबॉर्शंस हैं, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें यूट्रस के अलावा अगर और कहीं इम्प्लांटेशन हो जाता है जैसे फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहते हैं। और इवन ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी। बाद की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी तो बहुत गंभीर समस्या बाद के लिए हो सकती है। इसलिए अगर थोड़े भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाकर तुरंत इसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। हाँ, पैनिक बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें, यहां पर अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें तो इनसे बचा जा सकता है। एक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है इसमें? अवॉइड कोइटस विद अननोन पार्टनर, विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स। या फिर अगर हम सिंपली जो डिवाइसेस होती हैं, यूज बैरियर मेथड्स जिनमें कॉन्डोम्स आते हैं, इनका इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज है, अगर जरा भी लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है डाउट के केसेस में, तो गो टू डॉक्टर, और डॉक्टर से पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना है, कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है या वो खत्म हो सकती है। तो एक तरफ तो हम लोगों ने पढ़ा बर्थ कंट्रोल के मेथड्स, और दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी एक और प्रॉब्लम है जो इससे बिल्कुल रिवर्स है, वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। मतलब कई ऐसे कपल हैं जो यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। तो दोनों कंट्रोवर्शियल है, एक तरफ तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी है। क्या होती है इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी ये इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस। इसी इनएबिलिटी को कहते हैं इनफर्टिलिटी। ये मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। अब इसके लिए रीजंस कई हो सकते हैं, इनके लिए कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे फिजिकल रीजन हो सकते हैं, फिजिकल, कंजेनाइटल रीजन हो सकते हैं। कंजेनाइटल मतलब होता है बाय बर्थ। डिजीजेस, कोई डिजीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजीजेस हो सकती हैं। या फिर ड्रग्स या इम्यूनोलॉजिकल रीजन्स हो सकते हैं।
इम्यूनोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं या फिर इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बट उनके अंदर इनेबिलिटी है। और हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फीमेल को ही इसके लिए ब्लेम किया जाता है, बट प्रॉब्लम मेल पार्टनर में भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जिसमें कुछ एडिशनल टेक्निक्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, और वो इस तरह की समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसे क्लिनिक्स को ही इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। तो इन इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वगैरह हैं वो असिस्ट करते हैं और प्रिस्क्राइब भी करेंगे, और साथ में असिस्ट करने की जरूरत होती है तो असिस्ट भी करते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या क्या है इन टेक्नोलॉजीज में? इन टेक्नोलॉजीज में एक तो है आईवीएफ। आईवीएफ इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इधर बताते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन को अदर देन द ओवरी यानी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। कोई भी फर्टिलाइजेशन अदर देन द ओरिजिनल प्लेस, कोई भी प्रोसेस अगर ओरिजिनल प्लेस के अलावा कहीं हो रही है तो उसको इन विट्रो कहते हैं। जैसे लैब में टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, ये इन विट्रो है। अगर वो उसके ओरिजिनल प्लेस पे हो रही है तो उसको इन वीवो कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। बट यहां पर अगर ओवम कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओवम नहीं बन रहा है, या फिर स्पर्म की कमी है और फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब में कराया जा रहा है, इसको इसीलिए इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें डोनर फीमेल से या फिर वाइफ से ओवम कलेक्ट करते हैं और डोनर मेल या हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट करते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब में। यही फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है ये हो रही है टेस्ट ट्यूब में, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है जाइगोट। अब ये जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर्स तक है, 8 ब्लास्टोमियर्स तक है अगर, तो इसको जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। या फिर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गए हैं तो यहां पर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करते हैं। यूट्रस में सीधे उसको भेज देते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो फर्टिलाइजेशन केवल टेस्ट ट्यूब में हुआ है, लेकिन उसके बाद उसको 8 ब्लास्टोमियर्स तक फैलोपियन ट्यूब में भेज रहे हैं, इसलिए जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है। और 8 ब्लास्टोमियर्स से ज्यादा हो गए हैं तब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो केस देखा है आपने, ये केस कैसा था जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है,
फीमेल की बॉडी में, तो वहां पर असिस्ट कर लिया कि फर्टिलाइजेशन बाहर करा दिया, बट वो मदर कंसीव कर सकती है, इसलिए उसके यूट्रस में इसको भेज दिया, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए तो सुटेबल कंडीशन है, बट मदर कंसीव नहीं कर पा रही है, यानी इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पर कंसीव कर रही है और ये गैमीट नहीं कर रहे थे, यहाँ क्या है गैमीट बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है बट कंसीव नहीं कर पा रही। तो ऐसे में एम्ब्रियो कलेक्ट करते हैं इन विवो। इन विवो यानी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को कलेक्ट कर लिया और एम्ब्रियो को कलेक्ट करके फिर से इसी तरह से एक ब्लास्टोमियर या उससे ज्यादा ब्लास्टोमियर है तो वो उस फीमेल को दे दिया जो कंसीव कर सकती है, यानी ऐसे में सरोगेट मदर की जरूरत पड़ सकती है, तो इसको सरोगेट मदर को दे देते हैं। सरोगेट मदर ऐसी होती है जिसमें इसको वो केवल कंसीव करा रही है बट उसका ओवम नहीं है, उसका गैमेट वगैरह भी नहीं है, केवल वो कंसीव कर रही है और कंसीव के बाद प्रेगनेंसी के बाद वो फिर चाइल्ड की बर्थ करती है, तो ये सरोगेट मदर होती है। इसके बाद दूसरे और कौन से केसेस हैं, एक कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें गैमीट का ट्रांसफर करा रहे हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसको कहते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी मदर में गैमीट नहीं बन रहा है बट वो फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल है और कंसीव भी कर सकती है, तो ऐसे में गैमीट को कलेक्ट करके फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं और ऐसी कंडीशन में जरूरत पड़ती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस के थ्रू। यहां पर गैमीट को भेज दिया, फीमेल गैमीट को भी, और साथ में मेल गैमीट को यहां पे फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड से। ये है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। तो उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन करा दे रहे हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद कंसीव कर सकती है, कंसीव भी होते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं मेल में, जैसे क्या प्रॉब्लम है, अगर मेल में हो वहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जरूरत पड़ती है, और ये कब जरूरत पड़ रही है, जब मेल पार्टनर जो है वो इंसेमिनेट नहीं करा पा रहे हैं, या तो उनका लो स्पर्म काउंट है या फिर वो इनेबल है इंसेमिनेट कराने में। तो ऐसे में स्पर्म कलेक्ट करते हैं, या तो हस्बैंड से ही कलेक्ट कर लेते हैं या किसी भी डोनर से कलेक्ट करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें कुछ टेक्निक्स की मदद लेते हैं और उनके थ्रू, इंजेक्शन वगैरह के थ्रू फिर इसको ट्रांसफर कराते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। और इसके साथ साथ यहां पर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी करा सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंसेमिनेशन इसको कहेंगे, इंसेमिनेट करा रहे हैं, IUI। तो इस तरह से जिस तरह के भी केसेस होते हैं वो डॉक्टर्स की हेल्प से उनको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है, और ट्रीटमेंट के बाद वो उसको ट्रांसफर करके जो भी कपल हैं, जो इनफर्टाइल कपल हैं, उनको भी प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हैं और फिर उनके भी चाइल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेथड्स होते हैं काफी एक्सपेंसिव मेथड्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मतलब इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, तो ज्यादातर लोगों की रीच में नहीं है। तो ऐसी भी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो पाए, ठीक है। तो इंडिया में ऐसे भी कुछ कंडीशंस, हमारे लॉज भी हैं कि उसमें अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां बहुत सारे ऐसे ऑर्फन चाइल्ड हैं जिनको गोद लिया जा सकता है, और कई ऐसी संस्थाएं हैं और हमारे रूल्स भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो कई कपल हैं जो बच्चों को गोद ले सकते हैं और उसके बाद फिर अपने पेरेंटहुड को वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारा, ये कंप्लीट चैप्टर है, हम इसके साथ में इसका लिंक देंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हैं, और मेरी 100% गारंटी है कि जो सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद, ये दोनों लेक्चर्स देखने के बाद आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।